मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत रूस संबंध पे, जो आपके लिए बीए फाइनल के प्रथम पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की विदेश नीति पर भी है। साथ ही महत्वपूर्ण है एमए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन मुद्दे इकाई 4। मित्रों, जैसा मालूम है कि भारत जब सोवियत संघ था तब भी भारत के संबंध सोवियत संघ से अच्छे थे, और अब जबकि रूस हो गया है 1991 विघटन के बाद, फिर भी संबंध अच्छे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप जब स्टडी करते हैं और बड़े ध्यान से बात समझते हैं तो हमारे सबसे अच्छे मित्र के रूप में रूस को देखा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर दोनों की एक राय रही है। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही बेसिक रूप से बहुत सारी असमानताएं भी हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में दोनों में समानताएं बहुत हैं। दोनों ही परतंत्र राज्य थे। एक तरफ सोवियत संघ जो जार नामक राजा की गुलामी में था, बाद में साम्यवाद का सहारा लेकर आगे बढ़ा, आज़ादी मिली उसे। वैसे हम भी अंग्रेजों गुलामी में थे और हमने भी आज़ादी पाई और आगे बढ़े। दोनों ही विकास के आयामों में एक दूसरे के पूरक रहे हैं, साथ दिए हैं, और हमने सोवियत संघ से बहुत कुछ लिया है। आर्थिक विकास हो, तकनीक विकास हो, कृषि का विकास हो, उद्योग धंधे का विकास हो, या सामरिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मजबूती लाने की बात हो, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रशिया के साथ, जो पहले सोवियत संघ था, उसके साथ हमने बहुत सारे दोनों का दोस्ताना रवैया रहा है। और ये सामरिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से स्टेब्लिश करने के लिए भारत को एक पुख्ता दोस्त की आवश्यकता थी, पुख्ता नीति की आवश्यकता, जिसको सोवियत संघ पूरा करता है। स्वतंत्रता के पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान में दोनों का विश्व राजनीति में एक जैसी सोच, क्योंकि दोनों ही शोषण, अत्याचार, अन्याय से ग्रसित रहे हैं, इसलिए शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरोध में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अपनी बातों को उठाया है। सभी छात्रों से निवेदन है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं या सुनते हैं या उस पर मनन करते हैं, तो कोशिश करें कि ईयरफोन जरूर यूज़ करें। और बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने साथ में अपने नोट्स, अपनी बुक्स जरूर रखें। प्रोफेसर्स के द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा जब बातें कही जाती है, तो ये विशेषज्ञ या प्रोफेसर जो टीचर होते हैं, ये केवल एक टेक्स्ट बुक से आपके सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे रेफरेंस बुक, बहुत सारे आंकड़ों के साथ, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बुक्स और पत्रिकाएं, संपादकीय, न्यूज़पेपर, इन सब की स्टडी करने के बाद आपके सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ मिलेगी। और आप विशेषकर वो उन बच्चों से निवेदन है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस एक अपने आप में अहम विषय रखता है, जो आपको बहुत सारे जीके कंप्लीट करता है। इसके पहले कि मैं लेक्चर चालू करूं, आपसे निवेदन है कि कुछ टिप्स मैं दूंगा जिसको आप फॉलो करें। जिस उदाहरण के कहूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कई विशेषज्ञ मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो गलत भी ठहरा सकते हैं, पर मेरा जो अनुभव है इन 26 साल के प्रोफेसरी का, या मैंने जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पहले की, उसके द्वारा से मैं कहूँगा कि बीती हुई राजनीति इतिहास बनती है। इसलिए आप जब भी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो आपको फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए: कब, कहाँ, कौन, कैसे। कब, समय, सन, दिनांक; कहाँ, स्थान, प्लेस; कौन, व्यक्ति की भूमिकाएं; कैसे, घटनाक्रम। तो कुछ बातों को अपन यहाँ देखेंगे। मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ में पावर पॉइंट स्लाइड भी चल रही है, आप चाहें तो उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय लें, सोवियत संघ क्या है और भारत क्या है। भारत को आप अच्छा जानते हैं, तो आप अच्छे भारतीय हैं, अच्छे भारत के युवा हैं।
पूर्व में सोवियत संघ और वर्तमान में जिसे हम रूस कहते हैं के साथ मजबूत और प्रगाढ़ संबंध भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ रहा है। मैं फिर से रिपीट करूँ इस लाइन को, जिसको हम पूर्व में सोवियत संघ कहते हैं, जो वर्तमान में रूस है, के साथ मजबूती के साथ प्रगाढ़ संबंध भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। भारत की विदेश नीति अपने आप में एक चर्चित विदेश नीति है, विशेषकर जब हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बोया, बनाया या जिया, हम अपने आप को दोनों ही गुट से अलग रखें। उस समय हालांकि थोड़ा सा रशिया नाराज रहा, लेकिन बाद में उसको समझ आया कि हमने जो बात कही बिल्कुल सही कही। और स्थूल दृष्टि से या स्थूल दृष्टि शुद्ध हिंदी इसका है, मोटे तौर से यदि हम देखें तो भारत तथा रूस में समानता से अधिक असमानता दिखाई देती है। इसको कैसे हम आगे देखें। इस उदाहरण की पहली बात, भारत एशिया का देश है, रूस यूरोप का देश है, तो स्पष्ट। लेकिन भारत में धर्म, अध्यात्म, ईश्वर की सत्ता में भारत आस्था रखता है, इसका जस्ट अपोजिट है रूस, जो अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब नास्तिक, और धर्म को वह चेतना सुलाने वाली अफीम मानता है। रूस कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलने वाला साम्यवादी देश है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का अनुयायी है, वर्ग संघर्ष, वर्गहीन समाज की बात करता है, व्यक्ति से राज्य को अधिक महत्व देता है, वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, वहाँ सत्ता सामयिक दल के कुछ नेताओं के हाथों में है। तो इसको और भी क्लियर करने के लिए पहली बात, रूस कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के चलने साम्यवादी देश है, पूर्णतः साम्यवादी देश, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का अनुयायी है, वर्ग संघर्ष, वर्गहीन समाज की बात करता है, व्यक्ति से राज्य को अधिक महत्व देता है, वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वहाँ सत्ता सामयिक दल के कुछ व्यक्तियों के, कुछ नेताओं के हाथ में। इसके विपरीत भारत पूर्ण जनतांत्रिक देश है, यह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन की बागडोर संभालते हैं, जनता को अपने शासक बदलने का अवसर और अधिकार प्राप्त है। यहाँ पूंजीवाद भी, आपको मालूम यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बल्कि विश्व एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति या अमीर आदमी हमारे यहाँ से हैं। प्रमुख नाम जैसे टाटा है, बिरला है, डालमिया है, अभी वर्तमान में अंबानी है, अडानी है, अजीम प्रेमजी है, किर्लोस्कर है, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों ने उद्योगों पर अधिकार रखा है। आगे चलते हैं। इन असमानताओं बावजूद भी दोनों में मैत्री, पॉइंट्स जो है, नेक्स्ट पॉइंट, इन असमानताओं के बाद भी दोनों में मैत्री है, सहयोग है, सौहार्द है। क्योंकि कारण क्या है देखिए, क्योंकि दोनों ही की दृष्टिकोण में समानता है, विश्व की समस्याओं के प्रति दोनों का दृष्टिकोण समान है, दोनों विश्व शांति चाहते हैं, दोनों प्रत्येक प्रकार के शोषण, विपीड़न, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध है, दोनों का दृष्टिकोण मानवतावादी है। भारत आरंभ से ही सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम का घोष करता रहा है। रूस के नेता लेनिन आदि का मार्ग दूसरा है, परंतु लक्ष्य वही है, उनका भी लक्ष्य शांति, विश्व बंधुत्व, शोषण मुक्त। थोड़ा सा इतिहास चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परतंत्रता और सोवियत। भारत और रूस के बीच का संबंध स्वतंत्रता पूर्व भी सौहार्दपूर्ण थे, क्योंकि दोनों ही अत्याचारी अनाचारी शासन के शिकार थे। भारत जहां ब्रिटिश शासन का था, तो रूस वहां सम्राट जार का शिकार था। दोनों ने संघर्ष कर अपने को स्वतंत्र करने के लिए अनेक यातनाएं झेली। आप सभी को मालूम, भारत के स्वतंत्र संग्राम बारे में आपने पढ़ा है, समझा है। यहाँ पर हम उन पॉइंट को जोर दे रहे हैं कि दोनों में समानताएं क्या है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रूसी जनता की भारत के प्रति पूर्ण सहानुभूति रही है। 1918 में जार का तख्ता पलटकर जो क्रांति वहाँ हुई थी, और जिस तीव्र गति से विकास कर विश्व की महान शक्ति बना, उससे विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत भी विस्मय विमुग्ध हो गया था। ये कठिन हिंदियाँ हैं, हिंदी शब्द हैं, इसको यदि बड़ा सरल करें तो 1918 में जब जार से अपने आप को आज़ाद किया, सोवियत संघ जब बना, तो जो क्रांति हुई थी, उसके बाद उसने बहुत तेजी से विकास किया। और 1918 का समय मालूम है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का समय था। उस प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में रशिया इतना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा कि वो विश्व में विश्व शक्ति कहलाया। इस विकास को देखकर भारत
निश्चित रूप से उसको आकर्षित हुआ और वो चाहता था कि किस प्रकार रशिया आगे बढ़ा है, उसको जांचें, देखें, समझें। इसके लिए फिर हमने बहुत सारे कदम उठाए जिसको हम आगे देखेंगे। पंडित नेहरू ने 1927 में मॉस्को यात्रा की। वह समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए। रूस की प्रगति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने अनुभव किया कि भारत की उन्नति का एकमात्र उपाय है रूस की तरह समाजवादी संरचना, पंचवर्षीय योजनाएं, शोषण उत्पीड़न समाप्त करना, पूंजीपतियों का एक अधिकार खत्म करना, राष्ट्रीयकरण करना और औद्योगिकरण करना। तो फिर से रिपीट करूँगा, 1927 में पंडित नेहरू ने जो यात्रा की थी, उन्होंने वहाँ की समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने जो बातों को अनुभव किया कि भारत में किस प्रकार से बातें होंगी, उन्होंने रूस की तरह समाजवादी रचना, पंचवर्षीय योजनाएं, शोषण उत्पीड़न को समाप्त करना, पूंजीपतियों के अधिकार खत्म करना, नेशनलाइज करना, राष्ट्रीयकरण करना और औद्योगिकरण करना। उद्योगों को उन्होंने एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। तो देखें, स्वतंत्रता के पश्चात के संबंध रहे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नेहरू ने दोनों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय किया, जो पहले कह रहा था, गुटनिरपेक्ष तटस्थता की नीति बनाई। मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया और ये पंचशील सिद्धांत के अच्छा उदाहरण भी हम मानते हैं। इसकी भी अलग से एक लेसन है, अध्याय है, जिसको निकट भविष्य में हम सामने लाएंगे। तो उस घोषणा के बाद रूस भी भारत के प्रति उदासीन हो गया। अमेरिका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता दी। दूसरा कारण अनाज आदि दिया जाना एक कारण रहा जिससे रूस उदासीन रहा। परंतु शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गुटनिरपेक्ष भूमिका को समझा गया, जाना गया, बुझा गया और बड़ी संख्या में सदस्य बने। इस भूमिका को देखकर रूस ने अनुभव किया कि भारत अमेरिका के साथ नहीं है, वस्तुतः तटस्थ है, न्याय का पक्षधर है और सब प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोधी है। ये गारंटी भारत के इन कारणों से मिली कि वह तटस्थ है, ना किसी शक्ति के गुलाम है। इसलिए मैं हमेशा एक कार्टून बनाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ कि भारत जब विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, दोनों महाशक्तियों के बीच में जब टक्कर बढ़ रही थी, ऐसे समय में विश्व जब परेशान था, विश्व में जब ये बातें हो रही थी और विश्व उदास था कि दोनों महाशक्ति की आपस की लड़ाई में कहीं फिर से युद्ध ना हो जाए या फिर से विकासशील नए राज्यों के विकास न हो, ऐसे समय में गुटनिरपेक्ष एक मुस्कुराता हुआ स्वरूप लेकर आया। और ये हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ ये बात है, और वो है भारत का रवैया, जिसमें फिर रशिया को विश्वास हो गया कि भारत जो है वो न्याय का पक्षधर है, सब प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोधी भी है। अतः उसने भारत की ओर मित्रता, परस्पर सहयोग का हाथ बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों के विचार, नीतियां और कार्य समान थे, अतः दोनों और अधिक एक दूसरे के निकट आते गए। कश्मीर समस्या पर जहां अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, वहां रूस ने भारत के न्यायसंगत पक्ष को ठीक मानकर उसका समर्थन किया। कश्मीर की समस्या पुरानी है, इसके लिए अलग से आप स्टडी करेंगे, इसके भी कभी चर्चा हुई। तो कश्मीर समस्या एक बहुत बड़ी समस्या जो आज तक हल नहीं हो पा रही। तो शुरू में उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, उसके जस्ट बाद अमेरिका पाकिस्तान का साथ जब दे रहा था, इस समय रूस ने भारत के न्यायसंगत पक्ष को ठीक मानकर उसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर वीटो तक का प्रयोग किया। विशेष अधिकार जो वीटो पावर है, उसका उपयोग रशिया ने हमारे पक्ष में किया। राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भी रूस ने पर्याप्त सहायता कर भारत को शक्तिशाली देश बनाने का योगदान दिया। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान देंगे, न केवल राजनीतिक क्षेत्र बल्कि अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भी रूस ने पर्याप्त सहायता कर भारत को शक्तिशाली देश बनाने में अपना योगदान दिया। भारत रूस से आर्थिक
तकनीकी सहायता पाकर स्वयं को पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला करने और मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ अनुभव करने लगा। कहते हैं ना, जब भाई दूर होता है, परिवार वाले दूर होते हैं, जब हम कहीं और कमाने खाने गए होते हैं, वहाँ इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उस समय हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र साथ देता है। ऐसे ही समय रशिया एक भाई के रूप में, एक अच्छे मित्र रूप में खड़ा हुआ और न केवल भारत को आर्थिक तकनीकी सहायता दी, बल्कि पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान की। रूस ने अपने इंजीनियर भारत भेजे, अपने तकनीकी विशेषज्ञों को भारत भेजा। भारत के युवक वैज्ञानिकों को उन्होंने अपने यहाँ प्रशिक्षण भी दिए। उसका उदाहरण आपको मिलेगा बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, बाल्को एल्युमिनियम प्लांट और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। सब कुछ आपको मालूम चलेगा, सोवियत रूस की सहायता से बहुत सारी चीज़ें बनाएगी 1955 से लेकर 1970-75 या 71 तक। रूस की सहायता से खनिज उत्पादन, विद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन, अनेक योजनाएं चलाई गई और पूर्ण की गई। केवल योजना चली नहीं, बल्कि उस योजना को पूर्णता का अंजाम भी दिया गया। रूस के सहयोग से और सहायता कार्यों से भारत का रूस के प्रति कृतज्ञता अनुभव करना स्वाभाविक था। भारत रूस दोनों में सांस्कृतिक मेले लगने लगे, उत्सव आयोजित किए जाने लगे, जिनमें से एक दूसरे के निकट आए। फिल्म निर्माताओं में, फिल्मी क्षेत्र में भी दोनों के कलाकार आपस में आदान प्रदान जाने लगे। हमारे के राज कपूर साहब का बड़ा ही मान सम्मान वहाँ मिलता था, उन्हें एक प्रकार से रशियन ही देखा जाता था। दोनों के बीच में, नेताओं के बीच में शिखर वार्ताएं चालू हो गई। दोनों देशों के नेताओं ने शिष्टमंडलों के एक दूसरे के जाकर भेजना था। वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ गृह मंत्री यहाँ आए, हमारे से विदेश मंत्री यहाँ से गए। जबकि कांग्रेस की सरकार के बाद मोरारजी भाई देसाई के समय अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ गए। वार्तालाप करने में जो विज्ञप्तियां प्रकाशित की जाती थी, वक्तव्य जो उनके द्वारा स्पष्ट किया जाता था, इन दोनों देश के संबंध को घनिष्ठ मित्रों जैसे और मजबूती प्रदान करने के लिए की जाती थी। बुल्गारिन हो, क्रुश्चेव हो, ब्रेजनेव हो, गोर्बाचोव हो, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये सब जो यात्रा करके आपस में प्रगाढ़ मित्रता का और धीरे धीरे वृक्ष डेवलप होता गया, जिसके उदाहरण रहे हैं। फिल्मोत्सव होने लगे, दोनों देश के बच्चे दूसरे देश में आना जाना चालू किए। खुद यहाँ रहना, उनके बच्चे यहाँ आकर रहना, हमारी यूथ वहाँ जाकर रहना, दोनों के बीच का व्यापार बढ़ता गया। इस प्रकार से धीरे धीरे सीढ़ी दोनों के प्रगाढ़ संबंधों के रूप में होगी। इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई संयंत्र, छत्तीसगढ़ के भिलाई की स्थित इस्पात कारखाना भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। मुख्यतः रेलों के पातों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ से 1955 में हुई। इस कारखाने को दूसरी पंचवर्षीय अंतर्गत पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया। दूसरा बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र सोवियत संघ से बनाया गया। झारखंड में अभी फिलहाल ये स्थित है। 1964 में इसे लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। बाद में भारत सरकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। बोकारो स्टील लिमिटेड के नाम जाना जाता था। इसके ब्लास्ट पार्ट ने 2 अक्टूबर 1972 को आरंभ किया। तीसरा बाल्को का है। बाल्को में एल्युमिनियम उत्पादन, अब तक ये प्राइवेट हो गया है विनिवेशीकरण के तहत। वेदांता के अंदर पर उस समय इस बनाया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा एल्युमिनियम नए प्रोजेक्ट में एग्रीमेंट हस्ताक्षर करके इसे बनाया गया और भारत एल्युमिनियम कंपनी 1965 में स्टेब्लिश की गई। ये कुछ जानकारी आपके लिए है। भारत में पहला अंतरिक्ष यान उपग्रह, जिसका नाम आर्यभट्ट रहा, जिसे इसी नाम के भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री के नाम से बनाया गया। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे किस प्रकार दोनों सहयोग से हम आगे बढ़े। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या स्वरूप रहा, इसको देखते हैं हम। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ को विघटित किया गया। इस घोषणा के सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्र को स्वतंत्र मान लिया गया और विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन की घोषणा के एक दिन पूर्व उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया। छोटी जानकारी आपके लिए। पहले आप देखेंगे लाल रंग से जो बना हुआ है पूरा एक बड़ा राज्य,
बड़ा देश सोवियत संघ के रूप में है, जबकि बाद में विघटन होकर वो कितने हिस्से में बटा है इसे आप देखें। विघटन के बाद में क्या रहा देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति रह गया, रूस कमजोर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल गए। उधर भारत ने अपने अन्याय के प्रति विरोध की दृष्टि के कारण कुछ बातों में सोवियत रूस का विरोध भी किया। अफगानिस्तान और चेकोस्लोवाकिया के मामलों पर भारत ने रूस की नीतियों और कार्रवाई के प्रति अपनी असहमति प्रकट की, विरोध किया। परिणामतः भारत रूस के संबंधों में पहले जैसी ऊष्मा नहीं रही। जब अमेरिका के दबाव के कारण रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन एवं तकनीक देने का समझौता और वायदा पूरा नहीं किया, लंबे समय तक रोक दिया, रुपया और रूबल का झगड़ा भी खड़ा कर दिया, उसने आग्रह किया कि भुगतान रूबल में ही किया जाए। कश्मीर समस्या पर उसका रुख बदल गया। अब तक वह उसे भारत का अभिन्न मांगता रहा था, अब विवादास्पद मुद्दा अनसुलझी समस्या कहने लगा। इससे दोनों देशों के संबंध दरार पड़ने लगी। स्थिति कुछ समय तक ही रही। फिर से रिपीट करूंगा। जब अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति रह गया, विघटन के पश्चात सोवियत संघ जब घट के अलग हो गया, विघटित होकर टुकड़ों में हो गया, तब भारत के सामने समस्या थी। भारत में एक विचार था, मुद्दा था कि कैसे हम करें, लेकिन उसने इस समय भी स्पष्ट रूप से विरोध जाहिर किया। और ये जो स्पष्ट रूप से विरोध जाहिर करने की कूटनीति या भारत की विदेश नीति है, जो आज तक मजबूती से खड़ी होती है, निश्चित रूप से उस समय भी रशिया को लगा होगा जरूर, लेकिन बाद में उसने मांगा। हालांकि कुछ बातों में संबंधों में दरार पड़नी चालू हुई थी, उतनी ऊष्मा नहीं रह गई थी। अमेरिका के दबाव में ही रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन और तकनीक देने जो समझौता और वायदा किया तो उसे पूरा नहीं किया, और उसने अपना पेमेंट रूबल से मांगना चालू किया, और रूबल और रुपया का झगड़ा खड़ा कर दिया। कश्मीर समस्या पे जो रुख उसका था बदल गया, और जो भारत का अभिन्न कहता था उसे विवादास्पद मुद्दा कहने लगा, अनसुलझी समस्या कहने लगा। दोनों संबंध में थोड़ी दरार पड़ने लगी, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा दूर नहीं रही। आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। और स्थिति ज़्यादा दिन नहीं, रूस को शीघ्र ही पता लग गया कि अमेरिका स्वार्थी थी। केवल वो अपना हित देखता है, अपनी शक्ति के बल पर विश्व का सिरमौर बनना चाहता है, दादागिरी करता है और किसी सच्चा मित्र नहीं है। तो फिर उसने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब वो कहने लगा क्रायोजेनिक इंजन का समझौता रद्द नहीं, केवल कुछ समय का निरस्त किया गया। अब रूबल और स्थान पर रुपए लेने के लिए भी सहमत हो गया और विवाद भी सुलझ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति कम न होने के बाद में दोनों सहमत रहे। इराक पर अमेरिका के तरफा युद्ध की दोनों ने निंदा की। भारत रूसी संघ के मध्य संबंध विश्वास, आपसी सूझबूझ, निरंतरता कसौटी पर खरे उतरे। भारत एवं रूस के मध्य मैत्री एवं सहयोग की रिश्ता प्राचीन काल से रही है। दोनों जरूरत समय दूसरे साथ खड़े रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत रूस के बीच संबंध मधुर रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ विघटन के पश्चात रूस के साथ भारत ने आपसी संबंध प्रगाढ़ बनाए रखे। रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अक्टूबर 2000 में भारत की राजकीय यात्रा की गई। यात्रा दौरान दोनों देशों के बीच में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डाक, संचार, प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के विकास, अन्वेषण संबंधी लगभग 17 द्विपक्षीय समझौते संपन्न हुए। रूस द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की पुरजोर समर्थन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवाद जम्मू कश्मीर मामले पर भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा रूस की यात्राएं की गई तथा रक्षा में व्यापार से संबंधित कई समझौते संपन्न किए गए। इस प्रकार भारत रूस के आपसी संबंध 70 के दशक की भारत सोवियत संघ मैत्री की नवीन संस्करण को परिशीलित। फिर से रिपीट करूंगा। रूस को समझ आया कि अमेरिका जो है विश्व में सिरमौर बनना चाहता है, दादागिरी करना चाहता है, अपना मार्केट चाहता है और अपने हर बात को मनवाने के लिए वो दबाव डालना चाहता है। इसलिए उसने भारत को समझकर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्रायोजेनिक इंजन का मामला हो, उसकी तकनीकी का मामला हो, रुपया रूबल का, और सबको इग्नोर करते हुए, कश्मीर की समस्या इग्नोर करते हुए उसने भारत की तरफ पुनः दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी परिसंघ के नए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर 2000 भारत की यात्रा की। 17 द्विपक्षीय समझौते पर हम हस्ताक्षर किए गए और 70 के दशक में जो दोनों के बीच में दोस्ती थी उसको पुरजोर रूप से फिर से परिलक्षित किया गया।
फिर से दोस्ती का परचम लहराया यहाँ पर। भारत रूस संबंध में ठहराव, एक पॉइंट मैंने बनाया है। भारत और रूस के बीच 1947 से ही बेहतर संबंध रहे हैं। रूस ने भारी मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादित इस्पात संयंत्र और क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता की थी, वह स्पष्ट है। अगस्त 1997 में भारत सोवियत संघ की शांति मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो 20 सालों के थे। ये दोनों देशों को साझा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति थी। इसके साथ ही क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा की सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा ब्लूप्रिंट में थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों द्वारा जनवरी 1993 में शांति मैत्री एवं सहयोग की नई संधि का अपनाया गया। इसके बाद 1994 में द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी प्रारंभ की। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा 2017 के राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई। 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। अपने संबंधों की स्थापना 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। जहां एक और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध विवाद मुक्त दिखाई देते हैं, वहीं भू राजनीतिक आयाम में हाल ही परिवर्तन नए समीकरण संकेत भी करते हैं। शीत युद्ध एक लंबा पीरियड चला था और शीत युद्ध के बाद भी भारत और रूस में क्या संबंध है देखते हैं। शीत युद्ध के बाद भारत सोवियत रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तन। रूस एवं चीन के खतरे को देखते हुए दिल्ली और मॉस्को एक दूसरे के करीब आए। शीत युद्ध के अंत के साथ रूस चीन को अब अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानता। रूस द्वारा चीन के साथ सीमा विवाद के निपटारे, आर्थिक व्यापार संबंधों में विस्तार, रूसी हथियार और रक्षा प्रौद्योगिकी का चीन का प्रमुख आयातक होने के कारण भारत और रूस का चीन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। लेकिन चीन के बढ़ते विस्तार, परमाणु शस्त्रागार में गुणात्मक वृद्धि के कारण रूस अभी भी चीन के बारे में बहुत सावधान है। यह एक कारण हो सकता है कि रूस परमाणु हथियारों की कटौती से हिचकिचाता रहा है। चीन द्वारा मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप में विकसित किए जा रहे चीनी मार्ग पर रूस को आपत्ति है, तो दोनों ही क्षेत्र सामरिक महत्व के रूप में दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रूस की चीन के साथ वर्तमान निकटता सामरिक संबंधों के कारण बनी हुई है। आर्थिक गतिहीनता, अमेरिका, यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। रूस ने मुख्यतः यूक्रेन संकट के समय चीन की ओर रणनीतिक पहुंच बनाने के प्रयास किए थे, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की तुलना में चीन के विचार अधिक महत्व रखते हैं। हाल ही में रूस ने चीन को Su-3030 MKK, MK2 फाइटर और विशेष रूप से S-35, S-400 लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को बेचा है। इसके अतिरिक्त रूस का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। रूस पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार भी आरंभ कर रहा है। अब आप बोलेंगे सब चीज़ तो आप भारत के अगेंस्ट रूस कर रहे हैं, फिर भी भारत आज भी उसका एक अभिन्न मित्र है। आगे देखते हैं। विविधतापूर्ण रक्षा खरीद, भारत द्वारा अपनी रक्षा खरीद की विविधता प्रदान की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यूएसए, इजराइल, फ्रांस जैसे अन्य भागीदारी इसमें शामिल हो गए हैं। इस प्रक्रिया ने भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित किया। विदित हो कि भारत के रूस के व्यापक रक्षा संबंध बहुत जरूरी। इन संबंधों में किसी प्रकार गिरावट के भारत रूस संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। सहयोग के संभावित क्षेत्र देखते हैं। रक्षा साझेदारी में भारत के विविधीकरण के बावजूद भारत की रक्षा सूची में अभी भी 70% रूस का ही योगदान है। मैंने पहले कहा, उसको बड़े ध्यान से कोट करिए। जो बातें मैंने कहा कि चीन के प्रति या पाकिस्तान के प्रति रशिया का झुकाव के बावजूद भी भारत रशिया के खिलाफ बात नहीं करता है, उससे अपनी सहयोगपूर्ण और वैचारिक रूप से मतभेद बात करता है, पर सही रूप से कहें तो उसकी दोस्ती नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है, रक्षा साझेदारी में भारत के विविधीकरण के बावजूद भारत की रक्षा सूची में अभी भी 70% रूस का योगदान है। वस्तुतः यदि परमाणु पनडुब्बी जैसे कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में देखा जाए तो रूस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। यदि ईरान से गुजरने वाला अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जैसे INSC और व्लादिवोस्तोक चेन्नई समुद्री मार्ग प्रारंभ हो जाए तो रूस और भारत के बीच व्यापार क्षेत्र में अभी भी सुधार की संभावना विद्यमान है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, आउटर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस के साथ उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का लाभ उठा सकता है।
भारत अपने शोध और शिक्षा सुविधाओं का आधुनिक रूप बनाने में रूस का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार परस्पर निवेश का अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में अपार वृद्धि की संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे काष्ठ, कृषि के व्यापार में भी लाभ उठाया जा सकता है। सामरिक और आर्थिक स्तर पर रूस चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता पर गंभीरता से विचार कर रहा है तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान के माध्यम से जापान, वियतनाम, अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का भी प्रयास कर रहा है। इन देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध को देखते हुए भारत इन संबंधों के संचालन में रूस की सहायता कर सकता है। नए विश्व में भारत रूस संबंध। 1 जून 2017 को प्रधानमंत्री रूस पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने विभिन्न आपसी महत्व के महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। एक संयुक्त बयान वक्तव्य 21वीं सदी का दृष्टिपत्र नाम से जारी किया गया। भारत और रूस ने अपने संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाते हुए कहा, दोनों देशों के मध्य अटूट संबंधों का आधार प्रेम, सम्मान और दृढ़ विश्वास है। उल्लेखनीय कि पिछले दशक में भारत रूस के संबंधों में एक निराशाजनक पैटर्न रहा, जिसकी चर्चा मैंने की अभी। अतः नई सहस्त्राब्दी में दोनों देशों को विश्व में मौजूद चुनौतियों और अवसरों को देखते हुए अपने संबंधों को नई दिशा देने की जरूरत होगी। महत्वपूर्ण मुद्दे देखें। दोनों देश रक्षा, हार्डवेयर, प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, तेल, गैस क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। दोनों देश का बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सुरक्षा और संरचना को बढ़ावा देना चाहते हैं। शीत युद्ध के अंत से वैश्विक परिस्थितियों में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ है। ऐसे में दोनों देश को अपने साझा हितों को विघटनकारी प्रवृत्तियों से बचाने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के संबंध वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के बावजूद स्थिर बने हुए हैं। भारत के लिए संबंधों का महत्व क्या है? ये बहुत सारी चर्चा मैंने की, फिर भी मैं कहूँगा एक बार देखते हैं। पहला, भारत को रूस चीन के नए और सकारात्मक संबंधों के साथ समृद्ध करने की आवश्यकता है। हमें चीन का सामना करने हैं। पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिए मॉस्को पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत के तरह रूस भी एक बहुध्रुवी विश्व का समर्थन करता है, लेकिन वह भी ऐसे विश्व की स्थापना नहीं चाहता जिसकी कल्पना चीन करे। एक तरफ चीन से वो संबंध बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी भारत के जैसे ही वो विश्व ध्रुवी विश्व की समर्थन करता है और ऐसे विश्व की कल्पना करता ही नहीं है जिसमें मालूम या चीन की संरचना चल की प्राकल्पना हो, कैसा विश्व होना चाहिए। अतः में रूस के साथ दीर्घकालिक संबंधों के लिए व्यापक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। भारत को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA को आगे बढ़ाना चाहिए। एक सदस्य रूप में शंघाई सहयोग संगठन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इन सब परिस्थितियों देखते हुए पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का रूस समर्थन किया जा सकता है। रूस, अमेरिका और पश्चिम यूरोप के साथ भारत को अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यह भारत के हित में होगा कि वह तीनों प्रमुख भागीदारों को समन्वित समर्थन प्राप्त करे। तीनों भागीदारी मतलब रूस, अमेरिका, पश्चिम यूरोप के साथ, ताकि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में चीन के विरोध को कम किया जा सके, NSG में छूट प्राप्त की जा सके। एक अधिक संयुक्त सुसंगत यूरोपीय संघ में रूस में फिर से जोड़ने का भारत द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भारत के लाभकारी होगा। अगर भारत USA अर्थात अमेरिका, पश्चिम यूरोप और रूस के साथ संबंध प्रभावित होते हैं तो भारत को विश्व भू राजनीति में अहम भूमिका निभाने में मदद करेगा। भारत रूस रक्षा परमाणु ऊर्जा संबंध। शीत युद्ध के अंत में ही भारत ने रूस के साथ एक मजबूत दीर्घकालिक ऊर्जा भागीदारी स्थापित करने की कोशिश की। भारत और रूस के पहले चल रहे हार्डवेयर और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय बाजार में हानि होती है तो इससे रूस को एक बड़ा झटका लग सकता है और भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी से वंचित होना पड़ सकता है। इन्हीं सब कारणों से सेंट पीटर्सबर्ग में हुई बैठक में भारत और रूस ने एक ऊर्जा गलियारा स्थापित की और ऊर्जा गलियारा स्थापित करने में सहमति व्यक्त की। अपेक्षाकृत स्वच्छ जलवायु अनुकूल ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर जोर दिया गया। इन हाल की यात्रा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के सहयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे यह सह उत्पादन विकास को लेकर दोनों देश के मध्य लगभग एक दशक पहले सहमति बनी थी। कुछ मामलों में हम पीछे हो जाते हैं, कुछ मामलों में रशिया भी शांत हो जाता है, लेकिन ये निश्चित है कि
27 में पंडित नेहरू की यात्रा से लेकर जून 17 में हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा तक और अभी तक एक अच्छा दोस्त है। कभी कभी दोस्त को समझना, दोस्त के विचारों को, दोस्त का विचार हमारे विचार से मिलना जरूरी नहीं कि जैसे मतभेद हो सकते, मतभेद नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं वो हमारे साथ अवश्य साथ है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अन्य विशेषों की राय अलग हो सकती है। निष्कर्ष में हम आते हैं। 18वां वार्षिक भारत रूस सम्मेलन पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन के बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देश तेजी से विकसित हो रहे हैं या नहीं, और विश्व भू राजनीतिक परिदृश्य में यथार्थवादी आधार पर मिलकर कार्य करेंगे। रूस की विदेश नीति का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि रूस और चीन के मध्य सामरिक निकटता बढ़ रही है। अतः भारत को इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व में सोवियत संघ और वर्तमान में रूस के साथ मजबूत प्रगाढ़ संबंध भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ रहा है। भारत रूस के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग हुए हैं और आपसी संबंधों को विस्तार मिला है। दोनों देश तेजी से विकसित कर रहे हैं। विश्व भू राजनीतिक परिदृश्य में यथार्थवादी आधार पर मिलकर कार्य करने पर सहमत हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रूस और भारत बराबर सहयोगी हैं और बहुत ध्रुवीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर समर्थन भी करते हैं, जिससे कानून के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन हो और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका हो। दोनों देश 21वीं सदी की चुनौतियों और खतरों को मिलकर मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं और करना भी चाहिए। वैश्विक तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग करने पर भी एकमत है। फिलहाल दोनों देशों के संबंध में वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों में वे परिवर्तनों के बावजूद स्थिर बने हुए हैं। इतिहास गवाह रहा है, संकट का समय रहा हो या सुविधा का कालखंड हो, दोनों देश बिना लाग लपेट हमारे साथ खड़ा रहे हैं। दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वह रूस ही है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। भारत साथ सदा सर्वदा एक शक्ति के रूप में रूस हमेशा खड़ा रहा है और यह शक्ति दोनों देशों की मित्रता की शक्ति है। यहाँ पर एक नोट्स जो है मेरा पावर पॉइंट खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे अंक लाएं, आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस का सहारा लेते हुए और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सहारा लेते हुए आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अच्छी पोस्ट पे जाए, मेरी शुभकामनाएं आपको हैं, लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस के सारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि वो न्यूज़पेपर अनिवार्य रूप से पढ़ें और न्यूज़पेपर में खासकर सबसे पहले न्यूज़ की पूरी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब शुरू से अंत तक पढ़ें। चाहे छोटी सी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, उसको बड़े अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें कि कहना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। साथ ही संपादकीय का अध्ययन जरूर करें। आप यूथ हैं, आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आना जरूरी है, नहीं आता तो आप ऑनलाइन ई-पेपर का सहारा लें, जो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें और 5D का पालन करें। 5D मतलब डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डायरेक्शन एंड डेडलाइन। आज हम इन 5D में पहले डी की बात करते हैं। पहला डी डिसिप्लिन। आप छात्र हैं और छात्र तभी छात्र कहलाता है जब उसमें अनुशासन होता है। अनुशासन दो प्रकार से होते हैं, स्वानुशासन, बाह्य अनुशासन। स्वानुशासन आपके सुबह सो के उठते साथ आप में प्रारंभ होता है कि आप अपने उस बिस्तर को पुनः साफ करके टाइडी करते हैं कि नहीं करते। अब एक भारतीय होने नाते चाहे किस धर्म को मानते हो, सबसे पहले सुबह उठकर अपने इष्ट देवता को, ईश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि आपने सुरक्षित नींद दी। इसके बाद आप उस बिस्तर को टाइडी करते हैं जिससे आप सुकून नींद दी। साथ ही किसी ने कहा है स्वानुशासन व्यक्ति की सुबह की दिनचर्या से समझ आता है कि उसकी दिनचर्या में स्वानुशासन है कि नहीं। भारतीय संस्कृति के अनुसार रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह उठकर अध्ययन करना, सूर्योदय से पहले अपनी दैनिक दिनचर्या निभा लेना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आज सुबह का सूर्योदय किसने देखा।
बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर आती है कि मुश्किल से 5 से 7% व्यक्ति हाथ उठाते हैं। धीरे धीरे जानने लगे कि लाल सर पूछते हैं तो आजकल लोग उठाने लगे, पर फंस जाते हैं जब मैं पूछता हूँ टाइम क्या है। और इसमें भी कॉमन सेंस एक सामने आता है। यदि बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें न्यूज़पेपर में फ्रंट में ऊपर लिखता है सूर्योदय आज कब हुआ है। दोनों ही बात सामने है, जल्दी उठिए न्यूज़पेपर पढ़िए। ये सारी बातें हैं। दूसरा डी का डिसिप्लिन का दूसरा भाग बाह्य अनुशासन, जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर लगाते हैं या स्कूल कॉलेज में होता है। नियम, देश के नियम, अनुशासन, बाएं चलना है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, और आज कोरोना के कारण हमें मास्क जरूर लगाना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, बाहर नहीं निकलना है, अति आवश्यक होने से घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति निकले ताकि आप बच सकें। आपको आपकी ज़रूरत है भारत को, आपकी ज़रूरत है भारत को, आप यूथ हैं। आपकी ज़रूरत है छत्तीसगढ़ को, आप यूथ हैं। आप अच्छे से पढ़िए। इस आइसोलेशन के समय में, इस क्वारंटाइन के समय में, लॉकडाउन के समय में बहुत समय आपके पास में है। शांत मन से अच्छे स्टडी करिए। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, भारत छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को, जिन्होंने एक बहुत पावन पहल की है कि आपके घर तक शिक्षा पहुंचाई जा रही है। माननीय सीएम साहब ने बहुत सी पहल की है। तो कोशिश करें, cgschool.in में जाकर रजिस्ट्रेशन करें, अपने नोट्स निकालें। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के साइड में जाइए, स्टूडेंट कॉर्नर जाइए, और वहाँ से जाकर फिर ई पाठशाला से आप नोट्स निकाल सकते हैं। बहुत सारे नोट्स वहाँ अपलोड हैं, हज़ारों हैं, मैंने देखा, और हर विषय के हैं। चाहे इंजीनियरिंग का बच्चा हो, चाहे लिटरेचर बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, हर विषय के नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, और अच्छे पुख्ता नोट्स, उन्नत नोट्स उपलब्ध हैं। आप जरूर पढ़ें। बहुत सारे शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अविनाश कुमार लाल आपको बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।